गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 11वां अध्याय, जिसका नाम है अच्छा खाना मिलकर खाना। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 3 भागों में हमने यह समझ बनाई कि सामूहिक भोज होता क्या है, उसका आयोजन किन किन अवसरों पर किया जाता है, उसमें व्यक्तियों का सहयोग किस प्रकार से होता है। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी जाना था कि ये जो सामूहिक भोज हैं वो हमारे समाज को क्या संदेश देते हैं। इन्होंने हमारे समाज में जो प्रेम भावना है उसको विकसित किया है। बच्चों हमने पिछले भागों में यह जानकारी भी प्राप्त की कि अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार के पकवानों का आनंद लिया जाता है। साथ ही साथ बच्चों हमने भाग 3 में यह समझ बनाई थी कि भोजन की स्वच्छता होती क्या है, और साथ हमने यह भी जाना कि जो भोजन है उसका उपयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और भोजन में कौन कौन से पौष्टिक तत्व कितनी मात्रा में होने चाहिए। इन सभी के बारे में हमने अच्छी खासी समझ बना ली है। प्यारे बच्चों, आज के पाठ में हम जानेंगे खाना बनाना, यानी कि हम ये सीखेंगे कि एक नई प्रकार का व्यंजन कैसे बनाया जाता है। तो आज की इस कक्षा में बच्चों हम बनाना सीखेंगे गाल के लड्डू। और लड्डू किसे पसंद नहीं, गोल मटोल से मीठे मीठे स्वाद वाले लड्डू सबको पसंद आते हैं। इस कक्षा में बच्चों हम जानेंगे इसी प्रकार एक बनने वाले लड्डू जिसका नाम है गाल के लड्डू। अब ये लड्डू बनाए कैसे जाएंगे, इसके लिए हमें कौन कौन सी कच्ची सामग्री चाहिएगी, इन्हें कितने दिन तक हम खा सकते हैं, इनमें स्वाद बढ़ाने के लिए हम और कौन कौन सी चीजें मिला सकते हैं, इन सब के बारे में तो हम जब लड्डू बनाना सीखेंगे तो ही पता चलेगा ना। तो चलो बच्चों बनाते हैं गाल के लड्डू। देखो बच्चों, लड्डू कई तरह के बनते हैं, जैसे बूंदी के लड्डू हों, सत्तू के लड्डू हों, तिल के लड्डू हों आदि। तो चलो अब इतने सारे लड्डू हमने बनाना जाना है या इतने सारे लड्डुओं के बारे में हमने सुना है, तो क्यों ना हम भी एक प्रकार के लड्डू बनाएं। और आज की इस क्लास में बच्चों हम सीखेंगे गाल के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। तो चलो सबसे पहले चलते हैं रसोई में और देखते हैं गाल के लड्डू बनेंगे कैसे। तो देखो बच्चों, फलोदी के गाल के लड्डू बहुत मशहूर हैं। फलोदी जो कि एक स्थान है और ये बच्चों जोधपुर जिले के अंतर्गत आता है। इस फलोदी में जो गाल के लड्डू हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं। जैसा बच्चों हमने यह भी जाना था कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पकवान प्रसिद्ध होते हैं, जैसे जयपुर में घेवर प्रसिद्ध हैं, कोटा की कचौड़ी प्रसिद्ध है। तो बच्चों ऐसे हम समझ पा रहे हैं कि अलग अलग स्थानों पर जो पकवान है वो प्रसिद्ध होते हैं। उसी प्रकार बच्चों जो फलोदी है वहां पर ये गाल के लड्डू बहुत मशहूर हैं। इनको बनाने के लिए देखो क्या किया जाता है, गेहूं को रात भर भिगोया जाता है जिससे यह फूल जाते हैं। बच्चों सबसे पहले गेहूं को रात भर पानी में भिगोया, यह फूल चुका है। इसके बाद में फूले हुए गेहूं को पीस करके लुगदी जैसा बना देते हैं और फिर कपड़े से छानते हैं और इस छने हुए भाग को हम कहते हैं कि यह है गाल, यानी हमने तैयार कर लिया है गाल। अब इससे लड्डू कैसे बनाए जाएंगे, तो देखो बच्चों, गाल को धीमी आंच पर धीमे सेकते हैं। जब हल्का भूरा रंग होने लगता है तो इसमें फिर हम क्या करते हैं, मावा मिलाते हैं और फिर जो ये तैयार मिश्रण है इसको और गहरा भूरा होने तक आंच पे सेकते हैं बच्चों। फिर इसके बाद में क्या करना है, इसे एक थाल में फैला देते हैं और इसमें पहले से तैयार गरम गरम चाशनी मिलाते हैं। चाशनी किससे बनती है बच्चों, हम गुड़ की चाशनी भी बना सकते हैं, हम शक्कर की चाशनी भी बना सकते हैं। इस तैयार गरम गरम चाशनी को इस सिके हुए जो गाल है वो गहरा भूरे रंग का सिक चुका है इसके अंदर मिला देंगे। बच्चों इस तैयार गाल के गोल गोल लड्डू बनाते हैं। ये 1-2 दिन तक खराब नहीं होते हैं, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि तैयार हो चुके हैं हमारे गाल के लड्डू। तो बच्चों हमने यह जाना कि गाल के लड्डू गेहूं के द्वारा बनाए जाते हैं। बच्चों यहाँ हम क्या समझ सकते हैं या और क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ खाद्य सामग्रियों से कई सारे प्रकार के पकवान भी बनाए जा सकते हैं। जैसे हम गेहूं का उपयोग करते हैं आटा पीसकर रोटी बनाने में, उसी गेहूं का प्रयोग बच्चों हमने यहाँ पर कर लिया गाल के लड्डू बनाने में। यानी कच्ची सामग्री एक है परंतु उसके द्वारा अनेक सारे पकवान निर्मित किए जा सकते हैं। तो चलो बच्चों अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं और कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पता कीजिए और लिखिए। बच्चों पता कीजिए और लिखिए जो प्रश्न होते हैं उनमें हमें क्या करना होता है, हमें हमारे बड़ों का सहयोग लेना होता है और उनसे जानना होता है इनके बारे में जो प्रश्न में पूछा गया है और उसके बारे में
में फिर उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखा जाता है। तो हमें क्या पता करना है, देखो आपके घर पर भी विभिन्न त्योहारों पर विशेष भोजन जैसे खीर, मालपुए बनाते होंगे, कई सारे पकवान बनते हैं। तो हमें क्या करना है, इनमें से किसी एक को बनाने की जो विधि है उसका पता करना है और यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों आप अपने बड़ों का सहयोग लेंगे। आपके घर में विशेष त्योहारों पर जो विशेष पकवान बनाए जाते हैं उनमें से किसी एक पकवान को बनाने की विधि का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। जैसे आपके घर में खीर बनी तो खीर बनाने के लिए कौन कौन सी विधि का उपयोग किया गया, कौन कौन सी सामग्री उसमें डाली गई, कब कब क्या क्या किया गया, दूध को कितना उबाला गया, चावल कब डाले गए, इन सब बातों का पता आप करेंगे और यहाँ पर उस पूरी विधि का वर्णन करेंगे। तो बच्चों देखा आपने, हमने इस पूरे अध्याय से कितना कुछ ज्ञान प्राप्त किया, कितनी सारी जानकारी प्राप्त की है। तो चलो बच्चों अब समय है कि एक बार देखा जाए कि हमने इस पूरे पाठ से क्या क्या सीखा है। तो शुरू करते हैं। हमने सीखा बच्चों, हमने यह जाना कि सामूहिक भोज आपसी प्रेम, सद्भाव, सहयोग को बढ़ाते हैं और इनका आयोजन ही इसलिए किया जाता है कि लोग आपस में मिलजुल कर सारा काम करें, प्रेम से रहें, उनमें आपसी सहयोग की भावना का विकास हो। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि भोजन में विविधता होनी चाहिए। हमें ऋतु मौसम के अनुसार, शरीर की आवश्यकता के अनुसार बदल बदल करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। और हमने यह भी चर्चा की कि विभिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। जैसे हमने जाना था मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर में अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए गए थे। और बच्चों हमने यह भी जाना कि ग्रहण किया जाने वाला हमारा जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए। साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि उसमें सभी प्रकार के जो पौष्टिक तत्व हैं उनकी भी मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। तो बच्चों देखा आपने, हमने इस पूरे अध्याय से कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया है। तो बच्चों अब समय है प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं, यानी शुरू करते हैं कि इस अध्याय से हमने क्या जाना, क्या समझा, उसे अब बताते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। जाना समझा अब बताइए। देखो बच्चों जाना समझा अब बताइए में जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है, हमें खाना खराब होने का किस तरह पता चलता है। यानी वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि जो भोजन है वो खराब हो चुका है, उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो देखो बच्चों, हमें भोजन की जो सुगंध है उसमें परिवर्तन महसूस होता है तो हम समझ जाते हैं भोजन खराब हो गया। या फिर उसे जब चखा जाता है तो उसके स्वाद में जो परिवर्तन लगता है तो उसके द्वारा भी हम कह सकते हैं कि हमें पता चल जाता है कि भोजन खराब हो चुका है। यानी हम कह सकते हैं कि भोजन को सूंघकर या चख करके उसके स्वाद में होने वाले परिवर्तन और उसकी खुशबू में होने वाले परिवर्तन का पता करके हम यह पता कर सकते हैं कि भोजन खराब हो चुका है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, खाना स्वच्छ व शुद्ध हो इस हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों इनके बारे में अध्याय के अध्ययन के दौरान हमने भाग 3 में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम यह समझ सकते हैं कि अगर जो भोजन है उसे स्वच्छ और शुद्ध बनाना है तो हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना होगा। पहला यह है कि भोजन को निर्माण करने के लिए जो सामग्री, चाहे वो कच्ची सामग्री हो, चाहे बर्तन हो, चाहे चाकू हो, ये सब अच्छी तरह धुले हुए होने चाहिए, बिल्कुल साफ होने चाहिए। भोजन बनाने वाले व्यक्ति के हाथों की सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। उपयोग में लिया जाने वाला पानी शुद्ध होना चाहिए। साथ ही साथ भोजन तैयार होने के बाद में उसका भंडारण भी उचित प्रकार से किया जाएगा, उसे ढक करके रखा जाएगा। तो ये सब वो बातें हैं जिनके द्वारा हम ये कह सकते हैं अगर हमने इन बातों का पालन किया तो हमारे द्वारा बनाया गया जो भोजन है वो कैसा होगा, स्वच्छ और शुद्ध होगा। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, देखो सामूहिक भोज में सब मिलकर क्या क्या काम करते हैं। बच्चों जब हमने सामूहिक भोज के बारे में जाना था, यानी अध्याय के भाग संख्या 1 का अध्ययन किया था, तो हमें यह समझ में आ गया था कि सामूहिक भोज होता क्या है, इसका आयोजन कब किया जाता है। साथ ही साथ हमने यह भी देखा था कि इस भोज में जो सभी व्यक्ति हैं वो अपने स्तर पर कोई ना कोई कार्य करते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न में हमें बताना है कि ऐसे ही जो सामूहिक भोज हैं उनमें सब मिलकर के क्या क्या काम करते हैं। तो हमने जाना था कोई सब्जियों की तैयारी कर रहा है, कोई बाटी बनाने के लिए आटा गूंथ रहा है, कोई जंगल या पास से लकड़ियाँ ला रहा है, आग जलाने की व्यवस्था की जा रही है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था कर रहा है, कोई दरिया बिछा रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है। तो ये वो सब कार्य हैं बच्चों जो मिलजुल करके सामूहिक भोज के समय किए जाते हैं। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति
पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो हमें खाली जगह दिख रही है उसमें हमें उचित शब्द का चयन करना है और इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलो प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ कौन सा शब्द आने वाला है। तो देखो बच्चों, हमसे पूछा गया है मेवाड़ में हरियाली अमावस्या को खाली स्थान बनते हैं। यानी बच्चों, जब हमने यह जाना था कि अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं, यानी हमने भाग संख्या 2 का अध्ययन किया था, तो हमें यह समझ आ गया था कि विशेष अवसरों पर विशेष प्रकार के पकवान अलग अलग क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि जो मेवाड़ है यानी कि उदयपुर चित्तौड़गढ़ का जो एरिया है, वहां पर हरियाली अमावस्या के अवसर पर कौन सा पकवान बनता है। तो बच्चों, इसके बारे में हम समझ पाए थे कि मेवाड़ में हरियाली अमावस्या को मालपुए बनाए जाते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मालपुए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखो, मारवाड़ में यानी जो जोधपुर का एरिया है वहां पर इसी हरियाली अमावस्या के अवसर पर क्या बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में बच्चों हमने जाना था कि मारवाड़ में हरियाली अमावस्या के समय खींच बनाई जाती है। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान संख्या 1 में लिखेंगे मालपुए और रिक्त स्थान संख्या 2 में लिखेंगे खींच। तो देखा बच्चों, आपने अध्याय का गहनता से अध्ययन करने के कारण हमने कितने सारे प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल किया है। तो चलो बच्चों, अब समय है इस पूरे अध्याय से हमने क्या शिक्षा प्राप्त की, यानी देखते हैं आज की शिक्षा। और हमारी शिक्षा है, शुद्ध स्वच्छ व ताजा भोजन खाओ, स्वस्थ ऊर्जावान व सुंदर जीवन पाओ। यानी कि बच्चों, हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा ग्रहण किया गया जो भोजन है वो शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और ताजा होना चाहिए। अगर हम ऐसे भोजन का उपयोग करते हैं, इस भोजन को ग्रहण करते हैं जो शुद्ध हो, स्वच्छ हो, ताजा हो, तो जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ होगा, ऊर्जावान होगा तथा सुंदर बनेगा। साथ ही साथ जो हमारी कार्य क्षमता है वो भी विकसित होगी। तो देखो बच्चों, आपने आज की इस कक्षा में हमने मिलकर खाना अच्छा खाना नामक अध्याय में कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।